Assalamu alaikum dosto, how are you? Niger is one of the poorest countries in the world, extremely vulnerable to climate change. The people have already had been through so much hardships over the years. Now, the very people who they elected to build a pathway to end their destitution have been removed by force against the constitutional order, and nearly half of the population is mired in extremely poverty, living less than 2.515 US dollar a day, and millions are reliant on humanitarian assistance. Since the coup, their situation has worsened. The landlocked country borders have been shut, trade has come to a standstill, there have been severe power cuts, and food prices have risen. That is the situation which the Niger country is facing nowadays. एंड नाइजर में 26 जुलाई को जो कू आया है और वहाँ की जो मिलिट्री जनता है उसने वहाँ पर आके जो उसका इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, उसको आउस्ट किया है और उसको वहाँ पर जो है पूरी कंट्री के ऊपर एक किस्म का मिलिट्री रूल लगा दिया है। इसके लिए अगर हम देखें तो बहुत सारी रीज़न्स हैं इस कू के बारे में। जो मिलिट्री जनता वहाँ की है वो ये कहती है कि यहाँ पर जो हमने टेक ओवर किया है ये इसलिए किया है कि यहाँ के जो मोहम्मद बौज़म थे, जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे, वो यहाँ पर किसी किस्म की कोई चेंज नहीं लेकर आ रहे थे। वहाँ पर पॉवर्टी इसी तरह इंक्रीज़ हो रही थी, एक्सट्रीमिज़म भी वहाँ पे राइज़ हो रहा था, टेररिज्म भी वहाँ पे फैल रहा था। तो ये सारी सिचुएशंस जो हैं वो बताते हैं और कहते हैं कि इस वजह से हमने यहाँ पर आके जो है टेक ओवर किया है इस गवर्नमेंट को। लेकिन जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो इस सारे सिनेरियो को किसी और नज़र से देख रहा है। वो इसलिए है कि यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि यहाँ पे जब मिलिट्री जनता आई है वहाँ पर, तो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उन्होंने रशियन फ्लैग्स उठाए हुए थे और वो फ्रांस एम्बेसी की तरफ बढ़ रहे थे और जो है वो अमेरिका और फ्रांस और यूरोपियन स्टेट्स के ख़िलाफ़ जो है वो जो स्लोगन्स लगा रहे थे। ऑन द अदर साइड जो वेस्ट है वो उसने इस मिलिट्री को जो है वो अपोज़ किया है। ये इवन जो यूएन है, जो यूएन ह्यूमन राइट्स हैं, ये सब इन्होंने कहा है कि यहाँ की मिलिट्री जो है वो नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो रशिया की जो प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है वैगनर, उसने किसी ढके छुपे अल्फाज में उसकी मिलिट्री कू की सपोर्ट की है। अब उसके बाद जो है रशिया वहाँ पर ये कहता है कि हमारा तो यहाँ पे कि नाइजर से कोई लेना देना नहीं है, ये तो बस ऐसी कॉन्स्पिरेसी है जो अमेरिका और वेस्टर्न जो है हमारे खिलाफ़ फैला रहे हैं। जबकि वेस्ट और अमेरिका ये कहता है कि ये रशिया की ही जो है फोर्सेस ने इनको जो है वो इग्निट किया है, इनको इंसाइट किया है मिलिट्री को, और वो वहाँ पर जो है हमारी प्रेजेंस जो है, क्योंकि वहाँ पर यूएस के और फ्रांस के तकरीबन 1500 ट्रूप्स मौजूद हैं वहाँ पे, और उनकी कुछ एयर बेसिस भी हैं और उसकी यूएस की। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आखिर उन्होंने मिलिट्री कू किया है तो ये किस वजह से किया है। तो आई थिंक सबसे बड़ी रीज़न इसकी ये हो सकती है कि वहाँ पर एक तो ये बात है कि वहाँ पे इकोनॉमिकली जो वो कंट्री है और पॉलिटिकली भी ये डिस्टेबलाइज है। और जो बड़ी रीज़न हमें नज़र आती है वो ये है कि वहाँ पर जो एक किस्म की स्ट्रांग पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं हैं, और जो वहाँ पर जो चीज़ें नाइजर में हो रही हैं वो सब जो बड़े दुनिया के कंट्रीज़ हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं जिसे कहते हैं मेजर पावर्स हैं, वो बड़े माइन्यूटली और क्लोजली उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और दोस्तों बात यह है कि यहाँ पर आई थिंक अमेरिका और रशिया एक न्यू कोल्ड वॉर छेड़ना चाहते हैं, और यहाँ पर जैसे उन्होंने बाकी वियतनाम और कोरिया, अफ़गानिस्तान, इराक़ वगैरह में अमेरिका ने, और इसी तरह कुछ दूसरी कोल्ड वॉर चलती रही है, तो यहाँ पे एक न्यू कोल्ड वॉर वैसे भी स्टार्ट हुई हुई है। तो यहाँ पर वो एक अपना एक नया महाज़ खोलना चाहते हैं। तो एक और इंटरेस्टिंग बात आपके लिए ये है कि यूरेनियम जो है नाइजर के अंदर प्रोड्यूस होती है बहुत ज़्यादा, और वो सारी की सारी फ्रांस लेके जाता है, और उसका जो 10% है वो नाइजर को मिलता है। और यूरेनियम की वजह से फ्रांस और दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी जो इकोनॉमी है और वहाँ पर जो बाकी उनकी फैसिलिटीज़ हैं, मींस कि वो डेवलप कर रहे हैं, जबकि नाइजर को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो प्रोटेस्ट जो वहाँ पे लोग कर रहे हैं वो एक लिहाज से ये भी कर रहे हैं कि मिलिट्री जो हमारी आई है यहाँ पर, वो ये कहती है कि फ़्रांस को यहाँ से निकल जाना चाहिए। ऑन द अदर साइड वो जो प्रोटेस्टर्स हैं जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कहते हैं कि मिलिट्री ठीक कह रही है, क्योंकि यहाँ पे वाकई फ़्रांस को निकलना चाहिए, और बाकी जो एक्सप्लॉइटेशन है यहाँ पे, जो न्यू कॉलोनियलिज़म के नाम पर एक किस्म की वहाँ पे जो
ये एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, वो कहता है ये ख़त्म होनी चाहिए। एक लिहाज से नाइजर के लोग, इवन अफ्रीका के लोग, वेस्ट अफ्रीका के लोग एब्सोल्युटली राइट हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है, हमें अब खुद इख्तियार दें कि हम जो चीज़ें एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें, तो उसके हम अपने रूल्स, हम अपनी किस्मत और अपने स्याह व सफ़ेद के खुद मालिक हों। बट ये नहीं हो रहा वहाँ पे। तो ये एक इस्तेहसाल तो हो रहा है वहाँ पे सोर्सेज़ का भी, और वहाँ पे जितने उनके नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं वो दूसरे कंट्रीज़, बाहर के कंट्रीज़ जो हैं, फॉरेन कंट्रीज़, वेस्ट कंट्रीज़ को लेके जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ी गंभीर सूरत हाल है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो है देखने को वो नज़र आ रही है कि अमेरिका और जो रशिया है, ये भी अपनी जगह पे जो है, ये कुछ जो है वो बयानात दे रहे हैं कि अमेरिका कहता है कि नहीं, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पे प्रिवेल होनी चाहिए और उस प्रेसिडेंट को दोबारा से पावर में आना चाहिए। जबकि जो दूसरी स्टेट्स हैं, इवन जो फ्रांस है, वो कहता है कि नहीं, बस इसके साथ-साथ जो है हमें यहाँ पे जो फुली एक किस्म की जो एक्सप्लॉयटेशन है उसकी रोकथाम के लिए कोई ऐसा इकदाम नहीं होना चाहिए। अब जो अफ्रीकन यूनियंस हैं वो कुछ ये कर रहे हैं कि यहाँ मिलिट्री जनता को वो भी अपोज़ कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर मिलिट्री की कोई तुक ही नहीं बनती कि वो यहाँ आके रूल करे। और दुनिया भर में कहीं भी जब कभी भी मिलिट्री किसी कंट्री पे आती है तो उसके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं होता। डिक्टेटरशिप के लिए आई थिंक कोई रीज़न नहीं है डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में कि वो आके कहे कि नहीं जी, अब गवर्नमेंट की सूरत हाल, मुल्क की सूरत हाल ये हो गई थी तो इसलिए मुझे आना पड़ा है। इसका सलूशन ये कहीं भी नहीं हुआ। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर अगर डेमोक्रेसी ही प्रिवेल करनी है तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ही डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ पर क्या करना है। अब नेक्स्ट जो है वो हम आ जाते हैं कि यहाँ पे जो यूएन का रोल है, उसका क्या, यहाँ पे जो एक मेन इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए वो क्या है, दैट इज़ आल्सो द पार्लियामेंट ऑफ पार्लियामेंट्स। तो और उसका एक इंटरनेशनल स्लोगन भी है कि वी वांट पीस, इंटरनेशनल पीस एंड वी आर वर्किंग फॉर द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी तो बिल्कुल एक किस्म की ख़राब सूरत हाल में चली गई है। तो यूएन को यहाँ पे एक स्टेप आगे आके इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए। एंड सेकंड ये है कि उसको पीस कीपिंग मिशंस वहाँ पे भेजने चाहिए और पीस मेकिंग जो है फोर्सेस वहाँ पे भेज देनी चाहिए ताकि वो जो ये सिचुएशन है इसको वो कंट्रोल कर सके। फिर उसके बाद जो उसकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसको एक जो है एक अजलास appeal बुला not के only for him to be जो नाइजर है immediately उसके बाद released, डिसीजन लेने but चाहिए और उन not only that, for the democratic institutions to be reestablished. Je m'associe à l'Union africaine au communiqué sorti par la communauté africaine pour condamner ce qui s'est passé au Niger. I spoke with President Bazoum earlier this morning and made clear that the United States resolutely supports him. We condemn any effort to seize power. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वहाँ पे ख़त्म कर दिया है। वहाँ के जो दूसरी अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने उनके ऊपर सैंक्शन लगाना शुरू कर दिए हैं। तो इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर द नाइजर। सो आई थिंक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन must take very immediate steps to control the Niger situation and for the maintenance of international peace and security. L'objectif de la mobilisation, c'est pour montrer au monde entier et à la communauté internationale que nous sommes 100% derrière la gente qui a pris le pouvoir, qui est le CNSP. Donc, ils ont leur soutien, ils ont le soutien de la population. Nous sommes sortis pour porter main forte. Donc c'est la contribution que nous pouvons faire.